दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। टूटी फूटी आवाज़ में लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में। रेउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको हमारे कैमरे के सामने चैनल के माध्यम से दिखाई दे रही है, इस समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और प्रदेश अध्यक्ष, छात्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह की तस्वीर है, जो कि अपने लाव लश्कर के साथ और पार्टी समाजवादी 2022 में चुनाव की रणभेरी के साथ वो गांजरी इलाके में उनके अपने जनसमर्थकों के साथ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो कि मैं आपको अपने चैनल के कैमरे के माध्यम से नौजवानों के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके साथ हम बात करेंगे कि आज प्रदेश अध्यक्ष छात्र महासभा के जो दिग्विजय सिंह हैं, जो कि काफ़ी सीतापुर ज़िले में वो चर्चित रहे हैं, अपनी कार्यशैली और अपने कार्यों से वो पहचाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस गांजरी क्षेत्र में, बाढ़ तटीय क्षेत्र में उनका आज यहाँ पे आगमन हुआ है। चुनाव में जो प्रचार प्रसार चल रहा है, पार्टी ने उनको नेतृत्व सौंपा है कि गांजरी इलाके में जाकर के एक चुनावी रणभेरी में आप कूदें। लेकिन यहाँ पे कूदे तो हम पूरी बात करेंगे कि उनके विकास पे क्या जनता के पास वो जाते हैं तो क्या वादे करते हैं और कहाँ कहाँ पे उन्होंने आज जनसभाएँ की हैं अपने नवयुवकों के साथ, क्योंकि काफ़ी उनके साथ जनसैलाब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है नवयुवकों का, क्योंकि इस समय चुनावी दौर चल रहा है। और ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस समय अचानक वो हमें, क्योंकि मैं भी कहीं जा रहा था, चिरैया चंदौली के भट्ठे के पास ये मिल गए, क्योंकि यहाँ पे श्याम जी शुक्ला जी भी हैं, शकील जी हैं, रिजवान अहमद समाजवादी के जो वरिष्ठ, वास्तव में जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, वो उपस्थित हैं। लेकिन हम बात करते हैं, सीधे ले चलते हैं। दिग्विजय समाजवादी पार्टी के छात्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है। ये बताइए प्रदेश अध्यक्ष जी कि जब आप आज क्षेत्र में आए तो कितनी पहल बात और कहाँ कहाँ पे जनसभाएं की आपने? देखिए, अभी तो कोई जनसभा का वैसा कुछ नहीं था। एक सरसरी तौर पर गाँव में जहाँ बहुत सारी लोग हम लोगों को पहले से बुला रहे थे, उन गाँवों में जाने का मौका, माड़ू बेहर के आसपास के गाँव हैं, उसके बाद बेरिया के गाँव हैं, बहुत सारे गाँव। रेउसा में कई जगह शहर के भी लोगों ने जिन्होंने से बातचीत करनी थी, तो उन लोगों से हमने बातचीत की। तो हमारा पहला मोटिव था वो आने का रेउसा में, वहाँ के संस्कृत विद्यालय को देखना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिन रात हिंदुत्व का ढिढोरा पीटती है, या भारतीय कल्चर की बात करती है, राष्ट्र प्रेम की बात करती है, राष्ट्र धर्म की बात करती है, और विधायक भी यहाँ भाजपा के हैं। उस रेउसा में एक संस्कृत विद्यालय है, उसकी जीर्ण दशा को देखने के लिए मैं पहुँचा था। मैं ये काम लगभग पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ। उस महाविद्यालय की व्यवस्था देखकर ये पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ बोलती है वो बाहर से तो झूठी है भी और अंदर से भी झूठी। संस्कृत विषय एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पूरा हिंदू धर्म या हिंदू मैथोलॉजी डिपेंड है, क्योंकि सारे वेद, सारी चीज़ें सब संस्कृत भाषा में ही मौजूद हैं। और इतनी सब कुछ होने के बावजूद संस्कृत की दुर्दशा हमने रेउसा में देखी। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि एक बार रेउसा के संस्कृत विद्यालय में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है दिग्विजय सिंह जी, जैसे आपने कहा कि आपने संस्कृत विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था देखी, लेकिन इसके पहले जब चुनाव आया तो आपको याद आई, पार्टी को याद आई, जैसे अन्य भी जो पार्टियां हैं उनको भी याद आता है, और इसके पहले क्यों नहीं ऐसा लोगों का ध्यान इंगित होता है? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि विद्यालय तो आज हमने देखा है, इसके पहले भी कई बार आपका आगमन हुआ यहाँ पे, लेकिन इसके पहले ध्यान आपके कार्यकर्ताओं ने या आपकी पार्टी ने आपका क्यों इंगित नहीं हुआ? ये बिल्कुल सच बात है। ये आप जो कह रहे हैं कि आप इससे पहले, मैं इससे पहले नहीं गया, क्योंकि इससे पहले जो संस्कृत सब्जेक्ट और उसकी चीज़ों से जुड़ाव तब हुआ जब मैं बनारस के संस्कृत जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वहाँ मुझे एक कारण जो है समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कुछ लोगों से मिलने जाना था। जब वहाँ पहुँचा तो मुझे लोगों ने बताया कि इस विश्वविद्यालय को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में करीब 100 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें 19 करोड़ का एक बहुत शानदार सा भवन बन के तैयार हुआ, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी। और उसके बाद वहाँ के लोगों ने बताया कि संस्कृत विद्यालय के लिए, अगर सबसे संस्कृत विद्यालयों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है, उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किया। मुलायम सिंह ने किया, ठीक है। उसी विषय को जब से बात आई तब से एक जिज्ञासा बढ़ गई कि संस्कृत विद्यालयों का हाल जाना जाए। कल मैं जब महमूदाबाद था तो उसके पास मुंडा गोपाल में भी एक संस्कृत विद्यालय है, मैं वहाँ भी गया था। तो जो विषय आप जब से जानते हैं तब से जिज्ञासा हुई। और रही बात सेवता आने की, तो जब बाढ़ आई तब मैं आया, जब दिक्कतें हुई तब आया। मुझे अच्छे से याद है कि रिजवान भी मौजूद थे। एक परिवार के 2 बेटे
एक ही आदमी के दो बेटे तीन बच्चे, जो 2 बच्चे डूब के मर गए थे। मैं रात के करीब 10:30 बजे आया था और बाढ़ थी, यानी ये हालात थी कि अगर हम चूकते तो हमारी गाड़ी नदी में चली जाती, लेकिन 10 बजे भी आए थे। हम समाजवादी परिवार के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, हम जनता के सुख दुख से जुड़े रहने वाले लोग। जैसे कि दिग्विजय सिंह जी, जैसे आपने कहा कि हम सुख दुख में शामिल रहते हैं, जैसे आप जब क्षेत्र में जाते हैं, इसमें चुनाव है, तो विकास के मुद्दे क्या क्या हैं, और लोगों का कहना जो है आपके विपक्षी पार्टियों का कि ये आपकी परिवारवादी की पार्टी की सरकार है, क्योंकि इसमें जो वास्तव में तपाया कार्यकर्ता है उसको उपेक्षित रखा जाता है और अपने परिवार को ही क्यों बढ़ाया जाता है, आदर क्यों नहीं, ये बताइए, इस पर क्या कहेंगे आप? माननीय, ये आपने अच्छा विषय छेड़ा, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, नहीं, आम जनमानस में भी इस बात की चर्चा है, पार्टियां तो मचाती ही हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। चर्चा इसलिए है कि लोग उस चीज़ों को कहते हैं और उस चीज़ों को फैलाते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो लगभग समाजवादी पार्टी की टिकट घोषित हो चुकी है। आप ये बताइए, हमारी समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिवार के कितने लोग लड़ रहे हैं? मैं अपनी जानकारी से, आपको जानकारी हो सकता ना हो, लेकिन मैं बता दूं, एक स्वयं आदरणीय अखिलेश यादव जी, दूसरा शिवपाल जी, सिर्फ 2 लोग लड़ रहे हैं। तीसरा बताइए, हमारे परिवार से कोई नहीं लड़ रहा। इससे पहले जो लोग थे, चाहे तेज प्रताप जी रहे हों, चाहे हमारे धर्मेंद्र यादव सांसद हो, वो चुनाव लड़के और जीत के जाते थे और हार के भी गए। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले फिर पंकज सिंह कौन है, उसके बारे में क्यों नहीं बताते? ब्रजभूषण शरण के लड़के कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव, ये क्यों नहीं बताते? ये सब क्यों बातें नहीं करते? जो लालजी टंडन जी के लड़के चुनाव नहीं लड़ते क्या? ये कौन लोग हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में अपना परिवारवाद नहीं, नेपोटिज्म नहीं है? क्या वो अपने लड़कों के चुनाव नहीं लड़? बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं, लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी में इकलौती ऐसी पार्टी है जहां गरीब मजदूर किसान का बेटा आज चुनाव लड़ सकता है। आज गरीब मजदूर किसान का बेटा राजनीति में आगे बढ़ सकता है और मंत्री विधायक सांसद बनाने का काम अगर कहीं होता है समाजवादी, अगर कहीं पूरे राजनीतिक दलों में होता है तो समाजवादी पार्टी। ठीक है, इस समय चुनाव है, आप जब आप गांव में जाते हैं, जनसभाएं करते हैं, तो लोगों से विकास के मुद्दे पर कौन कौन से वादे करते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, जब चुनाव आता है तब तरह तरह के लोग लुभावने वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद में चुनाव लालीपाप दिखा के उसके बाद कुंडली मार के बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं, इतने बड़े प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप, और इसके पहले आपने क्या क्या मुद्दे हैं आपके विकास के, वो बताइए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रही, लोगों को बताती है और लोग बताते हैं, लेकिन आपके पास कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव आगे 2022 में आप दावा ठोक रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विकास के मुद्दे तो हैं, लेकिन अभी हम जिस गांव में गए थे उस गांव में जो भारतीय जनता पार्टी ने सुपर 6 लेन बढ़िया बना रखी, 6 लेन एक्सप्रेस वे थी जो मेन सड़क से लेकर गांव तक जाती थी। मतलब आप 3 गाड़ियां इधर और 3 गाड़ियां इधर एक साथ लेके गांव में एंट्री कर सकते, तो कहीं आपको झटका नहीं लगेगा। अरे गड्ढों से तो आप साइकिल वाले बेचारे पैदल चल रहे थे वहाँ। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ये जो बताते हैं ना कि हमने पता नहीं कौन कौन से हाईवे बनाए, महाराष्ट्र में जाएंगे तो बताएंगे वहाँ बनाया है, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बताएंगे हमने उत्तर प्रदेश में बनाया, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कहेंगे हमने मध्य प्रदेश में बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है उनकी फाइलों में है। तेरे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तेरा दावा एकदम झूठा और किताबी है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विकास में बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारी बातों पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं किसानों पर बात करना चाहता हूँ और छात्रों पर, क्योंकि 2 पिता पुत्र के संबंध हैं। किसानों की बात जहाँ तक रही, ये संकल्प ले रहे थे ना, इस बार भी संकल्प लिया। पिछली बार संकल्प लिया था लैपटॉप देंगे, 2 GB डाटा देंगे। किसको मिला लैपटॉप? किसको मिला लैपटॉप? हम आज अवधि क्षेत्र के लोग हैं, गांधी क्षेत्र के लोग हैं, आदमी का गोली ना दो तो पिछले 5 साल गोली देते रहे, दी नहीं दी। उसके बाद टैबलेट बांटा, दूसरा टैबलेट बांटा, वो भी कितने को बांटा नहीं पता। उनका संकल्प था। छात्रों को लैपटॉप नहीं मिला, लेकिन छात्रों को लाठियां जरूर मिली। अगर छात्र लखनऊ की सड़कों पर पहुंचा, अगर उसने नौकरी मांग ली, उसने शिक्षा मित्रों ने नौकरी मांग ली, बीएड के मांग ली, टेट के, जिसने नौकरी मांगी भारतीय जनता पार्टी ने लाठी दिया। ये उन्हीं का विकास है। जैसे छात्रों को बताओ, प्रयागराज का वीडियो आया था कि नहीं आया था? हॉस्टलों में दरवाजा खटखटा के निकाला गया, बट से दरवाजा तोड़ के, बताओ नौजवानों को मारा गया कि नहीं मारा गया?
जैसे दिग्विजय सिंह जी, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड में जैसे 370 धारा बताती है, राम मंदिर मुद्दा बताती है, तमाम अनेकों तरह तरह के जो है, जो उसने वादे अपने किए या नहीं किए, जो पूरे किए, वो उसको पब्लिक में ले जाती है। लेकिन जब जहाँ पर आदमी जब जाता है तो इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात करता है, तो आप ये बताइए इस पर आप क्या कहेंगे? आप क्या राय? देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है, धारा 370 केंद्र का मुद्दा था, तो वो मुद्दा तो अलग हो गया। पहले उत्तर प्रदेश का ये बाबा जी ने क्या किया, योगी महाराज जी ने क्या किया, हम उस पर काम करना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं कि चुनना भी योगी जी को है। लोग कह रहे हैं ना कि योगी जी की उन्हीं को मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। आप भी चाह रहे हैं क्या योगी जी हों? योगी कैसा योगी? अभी आपने कहा कि कौन सा योगी? अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ही। यही तो कहना चाहता हूँ कि आपने हिंदू धर्म को भी बताओ अपमानित करने का काम किया कि नहीं किया? क्या हमारे यहाँ योगी और संत की परिभाषा ये होती है? जिस तरह से हमारे योगी जी योगी बने घूम रहे हैं, क्या ऐसा संत बोलता है जैसे वो बोलते हैं? क्या वो संत हैं? इस बात को कह पा रहे हैं? उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा ना संत की है। एक मुख्यमंत्री क्या कहेगा? गर्मी ठंडी कर देंगे। आप किसानों की गर्मी ठंडी करना चाहते हो? कल तक भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों को आतंकवादी बताती रही, खालिस्तानी बताती रही और न जाने क्या कहती रही, उसी आतंकवादी और खालिस्तानियों से आप आकर माफी मांगते हो, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सबकी गर्मी निकाल देंगे। ये संत की भाषा है, सबको ठोक देंगे। अच्छा, ये संत की भाषा, ये मुख्यमंत्री की भाषा है ना? ये संत हैं ना ये नेता हैं। अगर ये संत होते, बताइए कि अब बहुत सारे यहाँ पर आपको बाबा मिल जाएंगे, बाबा जो जिसने सन्यास ले लिया, कहते हैं जिसने सन्यास ले लिया, जब सन्यास ले लिया तब मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना क्यों परेशान है? और सुनिए, अगर आपने बात छेड़ी है तो कहूंगा भी, गोरखनाथ पीठ ठाकुरों की सबसे बड़ी पीठ है, और बड़े से बड़ा आदमी जाकर वहां सर नवाता है, उनको प्रणाम करता है, उसका इतना आदर करता है, और उस पीठ का पीठाधीश्वर बहुत ज्यादा है, सम्माननीय होता है। बाबा जी उस पीठ के पीठाधीश्वर है। उस पीठ के पीठाधीश्वर प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे पैदल चल रहे थे। बताइए उस पूरी पीठ का अपमान है कि नहीं? एक हिंदुओं का अपमान है कि नहीं है? ये बात हम भी जानना चाहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब बाबा जी ने ये कह दिया कि हम फलानी जात से आते हैं, और ये भी बताया कि भगवान किस जात से आते हैं, क्या भगवान की कोई जात होती है क्या? क्या किसी संत की कोई जात होती है क्या? किसी जो है सन्यास लिए व्यक्ति की कोई जात होती है क्या? तो बाबा ना तो संत हैं, ना तो नेता है, ना नेता की भाषा है, ना संत की भाषा है। गलती से राजनीति में आ गए हैं। 10 मार्च के बाद वापस गोरखपुर के गोरखनाथ पीठ पर जाएंगे। अच्छा, ठीक है दिग्विजय सिंह जी, जैसे आपने बताया, इसके पहले हमारे यहाँ माननीय झीन बाबू जी, महेंद्र कुमार झीन बाबू 20 साल विधायक रहे। लोगों में एक सवालिया निशान खड़े करता है, और लोगों की एक जुबानी लोगों में बताया भी जा रहा है कि वो 5 साल में कोई विकास नहीं किया। लेकिन अब जब पिछले उनको सरकार ने टिकट नहीं दिया था, जो मतलब उनके अध्यक्ष जी थे, उन्होंने टिकट नहीं दिया, दूसरे को दे दिया, ठीक है। लेकिन जब अब के चुनाव में वो मतलब जो है टिकट दिया है, और 20 साल में लोग उनका जनमानस में एक चर्चा का विषय कि कोई विकास नहीं किया, तो अब वो क्या मुद्दे लेकर जाते हैं आपके जो वर्तमान में इसमें महेंद्र सिंह झीन बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? और क्या आपके पास भी सवालिया निशान लोग करते होंगे कि 20 साल में बहुत लोग से को आधा कहते होंगे, तो उस पर आप क्या कहते होंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चिलहरी घाट का पुल, बताओ, गांजर का हर आदमी चिल्ला के, ये तो मुख्तार अनीस की देन है। जितने भी विकास के क्षेत्र के मुद्दे हैं, पार्टी सरकार ने बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन जब मेरे यहाँ के मुख्तार अनीस, दिग्विजय सिंह मेरी बात सुनिए, कि अगर विकास के मुद्दे पे आते हैं तो गांजर के गांधी, मैं कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, मुझे भी बोलने को पड़ रहा है, क्योंकि विकास और यहाँ के नेताओं को गांजर के मुख्तार अनीस ने पैदा किया। विकास की अगर धारा देखी जाए तो आज जो देख रहे हो, आज रोजी रोटी लोगों को मिली है, तो ये मुख्तार अनीस की देन है। उसके बाद किसने कितना विकास किया, ये बताएं आप। मैं यही आपकी सरकार, मेरा सौभाग्य है कि हम जिस नेता को देखकर आदर्श मानकर क्षेत्र में राजनीति करते हैं, वो मुख्तार अनीस साहब हैं। मुख्तार अनीस जी, मैं आपको याद होगा कि उनके घर से लेकर और लखनऊ तक एक बार उन्होंने सन 76 या 77 में पैदल यात्रा की थी, और तो उस यात्रा के बाद मैंने भी गन्ना किसानों को लेकर उनके घर से लेकर लखनऊ तक आपकी ये मुख्तार अनीस ने किया, ठीक बात है, लेकिन उसके बाद में जो हमने बताया कि उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उस पे समाजवादी विचारधारा की परंपरा से आते हैं, समाजवादी सोच से आते हैं। माननीय नेताजी इस बहुत करीबी रहने वाले और बड़े सम्मानित समाजवादी पार्टी के नेता रहे।
उसी परंपरा को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया। अगर सोच मुख्तार अनीस जी की थी, सोच मुख्तार साहब की थी, उनकी इच्छा थी, तो पूरा समाजवादी पार्टी ने किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में पूरा किया। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी विचारधारा का है वो जनता के मुद्दों पर काम करेगा। चलहरी घाट का पुल मुख्तार साहब की देन है, एक समाजवादी विचारधारा की देन थी, एक समाजवादी विचार के बड़े नेता की देन थी, उसकी सोच थी। उस सोच को पूरा करने का किसी ने काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किया। और जो रोड आप देखो कि बिस्वा से जो जाती है वहां तक, बताइए रोड किसने बनाई? ये रोड जो आप देख रहे हैं, पहले मुख्तार साहब ने इसकी नींव रखी, लेकिन दोबारा सिधौली से लेकर सेवता तक वहां क्रमोर तक बनाने का काम, बताइए समाजवादी पार्टी की देन है कि नहीं? नहीं, वो तो है ही है। मैं यही कहना चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं कि जो भी समाजवादी विचारधारा से जुड़ा है, मैं एक बार और आपसे कह दूं कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन सच कोई झुटला नहीं सकता। चाहे वो झीन बाबू जी करे, चाहे वो नरेंद्र सिंह वर्मा जी करे, या दिग्विजय सिंह देव के कहने से, या रिजवान के कहने से, या तमाम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के कहने से हो, काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति ही करेगा और समाजवादी पार्टी के ही नेता करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग जो है हवा वाले गुब्बारे बेचने वाले लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अरे जो भगवान को बेच देते हो वो कैसे लोगों की बात करेंगे, गरीबों की बात? तो 20 साल आपके यहाँ जनता ने आपके ऊपर भरोसा जगाया, और फिर 20 साल में विकास क्यों नहीं? अगर विचारधारा के हैं तो विकास फिर क्यों नहीं हुआ? आज लोग विकास का मुद्दा उठाते हैं लोग। मैं यही तो कह रहा हूँ, 12 की 17 के विकास, 12 से 17 की सरकार में, सत्ता में भी रहे, सत्ता में रहे, उसके बाद में भी रहे। पुल आपके पास है, ये रोड आपके पास है, वहाँ सिधौली से लेकर वहाँ, ये तो हमारे मुख्तार अनीस की देन है, आप लोगों की देन है, आपने संघर्ष किया। लेकिन जो इस समय चुनावी, जिसके लिए आप यहाँ क्षेत्र में आप रणभेरी में कूदे हैं प्रचार प्रसार के लिए, महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू माननी के लिए, आप उसके विकास मुद्दे पे क्या जाते हैं करने के लिए? पार्टी से विधायक रहे, तो वही तो विचारधारा मैं पूछ रहा हूँ कि जब विचारधारा ने काम किया तो फिर विचारधारा पे 20 साल में विकास क्यों नहीं हुआ? आप तो वही लोग कह रहे हैं इस बात को। आप कह रहे हैं कि आप जो है समाजवादी पार्टी के विधायक झीन बाबू जी थे। अगर समाजवादी पार्टी के विधायक थे तो क्या वो परिवार से अलग, या ये काम या वो काम क्या उनसे अलग है? पूरा परिवार काम करता है। सरकार विधायकों से बनती है, विधायकों से सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनता है, तो पूरा परिवार मिलकर काम करता है। समाजवादी पार्टी एक परिवार है, किसी की सोच है, किसी ने आगे बढ़ाया, किसी ने करने के लिए मेहनत की और किसी ने उसको पूरा करके दिया। तो ये परिवार की तरह काम होता है और उसी परिवार की देन आपको विकास के रूप में दिखाई देती है। दिग्विजय जी, एक पॉइंट पे हम पीछे और फिर जाते हैं, क्योंकि अभी बात परिवारवाद की आई थी, जो क्षेत्र में और लोगों का कहना भी है और विपक्षियों का भी कहना कि परिवारवाद की पार्टी है। ठीक है, अगर ये परिवारवाद की पार्टी है, कार्यकर्ता को आगे ज़मीनी स्तर पे नहीं बढ़ाया जाता है, ये भी लोगों में एक चर्चा का विषय है, और अपने ही उसको, तो मुख्तार अनीस ने जब विकास किया तो क्या, जब समाजवादी की विचारधारा और सोच अच्छी है तो क्या जहीर अब्बास या मुख्तार के परिवार से किसी को टिकट नहीं मिल सकता था? उनकी तो ये विरासत कही जाती है। देखिए, दो चीज़ें हैं, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि सुनील गावस्कर का बेटा उतना ही अच्छा खेले जितना सुनील गावस्कर खेलते, ये जरूरी नहीं। मुख्तार अनीस साहब जितने बड़े नेता थे, जितना बड़ा उनका कद था, जरूरी नहीं किसी दूसरे का कद। ये देखिए राजनीति, और राजनीति में नेता जन आधार का नेता होता है, परिस्थितियों का नेता, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है। जहीर अब्बास जी को इससे पहले हमारी पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ाने का प्रयास किया, पर उनके लेकिन जहां से देना चाहिए वहां न दे करके अदर जगह पे दे दिया, जहां पे उनका वो विरासत नहीं थी, जहां पे कुछ विकास नहीं, जिनकी पूरा परिवार जीवन समाप्त कर दिया विकास के मुद्दे पे गांधी इलाके में हमारे। आज मैं आपसे पत्रकार महोदय, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप तो पढ़े लिखे जानकार लोग हैं। सीट में बदलाव हुआ कि नहीं बदलाव हुआ? पहले सीट बहता थी, फिर बदलाव हो गया, कहीं ना कहीं जो चीजें हैं अलग बदल गई। तो पहले समीकरण कुछ और थे और आज समीकरण कुछ और है। तो राजनीति परिस्थितियों की गुलाम होती है, समीकरणों की गुलाम होती है। जैसी परिस्थितियां खड़ी होती हैं, जैसी समीकरण होते हैं, वैसी राजनीति होती है। तो राजनीति को ये समझना होगा। और उसके बाद भी आदरणीय अखिलेश यादव जी जितना ज्यादा सम्मान करते हैं, शायद मुझे लगता है कि और दलों में इतना अपने लोगों का सम्मान नहीं होगा। आप किसी की भी बात करिए, आप जिसको चाहते हो, हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किस कार्यकर्ता, आपके रेवसा के तमाम कार्यकर्ताओं की फोटो और नेताओं की फोटो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। तो बताओ, कोई ऐसा दल हो, भारतीय जनता पार्टी इतना दल है, कोई बता दे बाबा जी के साथ कितने लोगों की फोटो?
ये तो समाजवादी पार्टी है ना, ये गरीब मजदूर किसानों की पार्टी है, गांव घरों इनके कच्चे घरों से आने वाले नौजवानों की पार्टी है। इसीलिए आज हर नौजवान की फोटो आप आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ बहुत ज्यादा लोगों की फोटो देखे, कई लोगों की फोटो तो आप कई बार देखे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ गरीब परिवार से आने वाला बेटा अगर सपना देख सकता है राजनीति में आगे बढ़ने का, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में देख सकता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दिखाए रास्ते पे चलकर, जैसे वो गरीब शौचालय है, विकास के मुद्दे जो अपना रिपोर्ट कार्ड गाँव में जाते हैं, लेकिन हम फिर वही बात करते हैं दिग्विजय सिंह जी, जब आप जाते हैं और यहाँ पे क्या आप उनके पास विकास के मुद्दे लेके जाते हैं? क्या आगामी चुनाव के लिए आपकी पार्टी अगर विधायक आपका बनता है तो क्या मुद्दे होंगे आपके पास, क्या जनता के पास लेके जाते हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं? हमारा घोषणा पत्र आ चुका है और वो घोषणा पत्र लंबा घोषणा पत्र जिसमें 300 यूनिट बिजली हो, जिसमें लैपटॉप हो, जिसमें किसानों को फ्री डीएपी और यूरिया हो, जिसमें किसानों को साथ कृषि यंत्रों पे मिलने वाली छूट हो, जिसमें नौकरियां हो, जिसमें आईटी सिटी हो, जिसमें अस्पताल हो, जिसमें ग्रास रूट पे उन चीजों को खड़ा करना है जिससे किसानों को सीधा फायदा पहुंच सके। किसान बीमा हो, फसल बीमा हो, वो सारे बहुत सारे, चूंकि बहुत बड़ा घोषणा पत्र है, मैं बताऊंगा तो आधा घंटा लगेगा। इन मुद्दों को लेकर के आप मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। हमारा मुद्दा शुरू से विकास था। आप बताओ, इस कोरोना काल में 102 108 एम्बुलेंस चली तो किसकी सोच थी? आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी। आज गरीब के घर पर टूटी झोपड़ी में कच्चे मकानों तक अगर एम्बुलेंस जाती है तो ये समाजवादी विचारधारा की देन है, आदरणीय अखिलेश यादव देन है। आज जो गरीब परिवार की औरतें थी, रात में 2 बजे मैं जिन गांवों में गया था, उन गरीब गांवों की औरतों में रात में अगर उनको बच्चा होना है और पेट में दर्द उठ जाता था तो बताइए, ठेलिया पर बैलगाड़ी पर अपने औरतों को ढो के लाते थे। आज गरीब 102 एम्बुलेंस मिलाता था समाजवादी सरकार में और उसके दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ी होती थी। एक महिला जो बेवा हो गई, जिसके सर पर पति का सर हाथ हट गया, बताओ उसको 500 रुपए देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है, बहुत सारे काम इन मुद्दों को पास आप लेकर जाते हैं। यही 500 रुपए जो है 1500 रुपए में बदले जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे, नौकरी दिया जाएंगी। आप बताओ, आप तो ग्रामीण क्षेत्र से हो, बच्चों को जो स्कूल ड्रेस मिलती थी, बताओ आज क्या स्वेटर मिल रहा है, क्या ड्रेस मिल रही है, क्या पैर में जूते मिल रहे हैं, क्या बैग मिल रहा है, क्या बर्तन मिल रहे हैं? छीन लिया गांव से। क्या गांव के अस्पतालों से बताओ, अस्पताल हमारे सीतापुर में ट्रामा सेंटर बना खड़ा है 100 बेड का, क्यों नहीं चालू किया भारतीय जनता पार्टी? तो विपक्ष क्यों मुद्दे इन मुद्दों पर नहीं उठाते? जैसे अभी कई विपक्ष तो इसीलिए होता है दिग्विजय सिंह जी, अगर पक्षधर का सत्ता पक्ष गलत कर रहा हो तो उसमें, लेकिन उसमें भी कई जगहों पर देखा गया कि आप विपक्ष के नेता होते हुए भी आप उन मुद्दों को उजागर क्यों नहीं किया? मैं तो यही कहना चाहता, क्यों नहीं करती है? आपको याद होना चाहिए, इसी रेवसा चौराहे से मैं गिरफ्तार होकर जेल भेजा गया किसानों के मुद्दे पर। देखो दिग्विजय सिंह, नेता गिरफ्तारी की बात करता हूं तो गिरफ्तारी में बात ये आती है कि पहले से ही लोगों की सेटिंग होती है, थाने में बता दिया मैं वहां आऊंगा। मारा तो गरीब आदमी जाता है, गिरफ्तार वो होता है, लेकिन बड़ा नेता तलक कोई मरा हो, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे वो जहां हो, लेकिन कोई ये छोटे तबके का जब वो सताया जाता है और उसके साथ अत्याचार होता है। 3 डिग्री में कोई जेल जाना चाहता हो तो बताओ। जैसे कई हमने देखा अभी, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख ही रहा हो, लोगों ने अपना पैसा और जेबें भरने का काम किया और उसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य और गरीब आदमी पिस गया, बदनाम हो गया। पैसा भाई आप आइए मैदान में, लाठी खाइए, पब्लिक देखे, मीडिया दिखाए, तब तो ठीक है। ये नहीं कि जेब में आपने अपना तो वो कर लिया। छोटा तबके का लोग परेशान होते हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम राजनीति में भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आज जिस तरह की राजनीति है उसमें बहुत सारा धूप और धोखा चल रहा है, झूठ और धोखा चल रहा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप मेरी पब्लिक को करिए, हमको नहीं। नहीं, मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ। जनता तो आश्वस्त है, मैं आपको इसलिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अगर मेरी प्रोफाइल खोलेंगे या खोजेंगे तो सड़क पर लाठी खाते हुए, सर फुड़वाते हुए, जेल जाते हुए आपको लड़ते। लेकिन सब दिग्विजय सिंह नहीं हो सकते, सोच के मुख्तार अनीस जैसे सब नहीं हो सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समाजवाद में निष्ठा रखता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के दिखाए रास्ते को चलना चाहता है, वो आपको जमीन पर लड़ता दिखेगा। और राजनीति में बहुत सारे लोग हैं, देखिए आप सबको एक जैसा नहीं कर सकते। वो तो हम पहले बता चुके, दिग्विजय सिंह हैं, रिजवान जी हैं, जैसे और तमाम मुख्तार अनीस जैसे लोग नहीं हो सकते भाई। रहेगा वही नेता बनेगा और इसी कामों से आदमी नेता बन सकता है, बाकी झूठ की घांडी बहुत बार नहीं चलती। अच्छा, एक सवाल और हम बात करते हैं दिग्विजय सिंह जी, जैसे लोगों बता रहे हैं कि मुस्लिम भी भाजपा की ओर कन्वर्ट हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? और आपका ठाकुरों का भी वोट जो है, जैसा कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा हम जनमानस में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि विकासशील मुद्दे को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो भी कन्वर्ट हो रहा है, इस पे आपके साथ कितना जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में चुनाव में हर किसी को वोट देने का अधिकार है। किसका वोट किधर जाएगा वो तो जनता तय करेगी। पर जनता ने 5 साल देखे हैं। जनता रात भर पहरेदारी कर रही है कि उनका खेत सड़वा न चढ़ जाए। जनता पहरेदारी कर रही है। सिलेंडर मिला, दोबारा बेचारे भरवा नहीं पाए हैं। कोरोना में लोगों ने देखा है कि कैसे लोग मरे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी जात वर्ग का, समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसे हर जात वर्ग का वोट मिलता आया है, वो मिलता रहेगा। कारण क्योंकि हमने जो लैपटॉप बांटे, वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि लैपटॉप बांटते तो यादव मुसलमान को लोगों को बांट दिया। मैं आज संस्कृत विद्यालय में गया था, वहाँ के आचार्य जी ने बताया कि उनके स्कूल में, उसी विद्यालय में जो संस्कृत जो जीर्ण सी अवस्था में है, उस विद्यालय के भी 6 बच्चों को लैपटॉप मिला। और मैंने उनसे जानकारी की तो पूरे सीतापुर के तमाम संस्कृत विद्यालयों में मिलाकर 168 लैपटॉप दिए गए। वो सिर्फ संस्कृत पढ़ते थे। यही कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जाति धर्म देखे बिना हर किसी का काम किया है। जो रोड बनाई उस पर बाहर बोर्ड थोड़ी लगाया कि यादव मुसलमान चलेंगे, या एक्सप्रेसवे बनाया उस पर बोर्ड थोड़ी लगाया। 102, 108 जैसी एम्बुलेंस जब आप उस पर फोन करते तो आपसे ये थोड़ी पूछते थे कि आप किस जात के हैं, आप किस धर्म के हैं, या कितने पैसे वाले हैं। ना, आप फोन करके सिर्फ पता बताते थे और एम्बुलेंस आती थी। समाजवादी विचारधारा यही है, सबकी समानता, सबको। अच्छा, क्या भाजपा सरकार ने ऐसा किसान निधि, जैसे वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हैं, किसान निधि है, गैस सिलेंडर है, तो क्या भेदभाव, क्या ये सब पूछ करके किया, क्या मुस्लिम को नहीं मिला? किसान जो किसान निधि दे रहे हैं, हम भी तो ये पूछ रहे थे गाँव में। 2000 रुपये 3 महीने पर दे रहे हैं। 5 बीघे वाला किसान 2 बोरी DAP लेने गया, भाई पहले 985 की थी, आज 1400 रुपए की है। 4 दूनी 800, करीब 1000 रुपया उसको ज्यादा देके चला आया। यूरिया लेने गया 2 बोरी तो पता चला 50 के 5 किलो पहले कम कर दिन है, 50 रुपया बढ़ा दिन है, 100 रुपये बोरी यूरिया देके चला हुआ। फिर डीजल पर पैसा दीस, फिर दवाई पैसा दीस। आदमी से लिया गया 6000 रुपया, किसान से लिया गया 6000 रुपया और दिया गया 2000 रुपया। तो बहुत होशियार लोग हैं। एक जेब में 2000 डाला था, इधर से 6000 निकाल लेते और पब्लिक बेचारी सीधी जा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी भावनात्मक, बड़ी सीधी सादी जनता। इन बेचारों को कुछ भी आप ऐसी कोई एक सरकार बताइए जिसमें महंगाई ना बढ़ी हो, चरम सीमा पे ना गई हो। मैं ये नहीं कह सकता कि महंगाई ना बढ़ी हो, मैं कोई रिपोर्ट कार्ड तो लेके बैठा नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो आंकड़े हैं वो सरकार देती है। जो आपने बता रहे हैं कि इन सरकार में, तो ऐसी कोई एक सरकार बताइए जो अपनी ही सरकार में बताए कि जो महंगाई ना गई हो। दूसरी चीज होती है, बात तो महंगाई की हो रही है। यूरिया महंगी हो जाए तो ठीक, कोई बात नहीं, महंगी हो गई। 5 किलो यूरिया कम काहे कैली हो, यह तो बताए दो। ये भी तो कारण होना चाहिए। यूरिया अगर 50 रुपए महंगी हो गई तो ठीक हो गई, पर 5 किलो कम काहे होगी? ये सरकार चोरी काहे कर रही है, ये तो बताए। महंगी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 5 किलो यूरिया क्यों कम हो गई? देखिए, इनकी मनसा में न जनता है न जनता थी। ये पूंजीवादी विचारधारा के लोग, इनसे आप पूछिएगा। आपने हमसे इतना पूछा, इनसे पूछिएगा कि आप। तो मैं कहीं जा रहा था, इधर देखा तो हमने नहीं, और भी जहाँ भाजपा वाले भी मिलेंगे उनसे भी पूछिएगा, आपने ITI क्यों बेचा, उनसे पूछिएगा। आपने पॉलिटेक्निक क्यों बेचा? और ITI में कौन पढ़ता है? ITI में पढ़ता है गरीब मजदूर किसान गांव का आदमी। कितनी फीस थी? 3000। आज फीस कितनी है? 33,000। तो इन सब मुद्दों को जब चुनाव आता है तब उठाते हैं, उसके पहले 5 साल क्यों शांत बैठे रहते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं भाई? क्योंकि गरीब जनता इस बात को नहीं उठा सकती है। इस बात को नेतृत्व जब आप करेंगे, आपकी पार्टी करेगी, तब ये जनता समझेगी। पहले क्यों? इसीलिए कह रहा हूँ कि बदलाव लाइए, इसीलिए तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव को लाइए, ने सब बेच देंगे। आप जाइए मेडिकल कॉलेज, जो 500 रुपए का बेड था 3000 रुपए का है, जरा पता कर लो भैया। जो जांच 100 रुपए की थी, आज 1500 रुपए की जांच करा के देखो जाके। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कोरोना को आप मानते हैं कि कोरोना बीमारी थी? बिल्कुल थी। बहुत लोग आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं थी, ये तो भाजपा ने अपने उसे लिए कर दिया। दूसरी बात, अगर कोरोना मानते हैं तो आपने मास्क क्यों, कोविड का प्रोटोकॉल का आप जो है वो क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप तो ऐसे खुले, आप जो है, आप स्वयं जो है उसका जो जब मानते हैं, आप ही ने कहा जब मानते हैं तो आपने क्यों नहीं लगाया? अरे भाई, आपने कहा 2 गज की दूरी, मैं बताओ 2 गज सबसे दूर खड़ा हूं। अरे ठीक है, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन जब सरकार के नियमों को मानते हैं तो उसका प्रोटोकॉल का नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? दिग्विजय सिंह देव से पूछेंगे, अमित शाह से कब पूछेंगे? बिल्कुल, जब वो होंगे तो वो मिलेंगे, उनसे भी पूछा जाएगा। पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी वालों से। नहीं, और उसके बाद अच्छा, फिलहाल आप हमारे सामने हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे अमित शाह और वो नहीं है ना भाई, बोलेगी ना जनता, तो बोलेगी। तो
पब्लिक है, सब जानती है, बोलेगी एकांत में मास्क की जरूरत नहीं है। एकांत में मास्क की जरूरत नहीं नहीं ठीक है, आप नियम जो प्रोटोकॉल होता है उसका तो पालन करना चाहिए। जब मानते हैं आप समाजवादी विचारधारा के हैं, समाजवादी का एक वो शब्दों का संविच्छेद करके उसका आप देखिए वो होता है। मैं आपसे सहमत हूँ, जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसी बात का ध्यान रखिए। देखिए आपकी हमारी भी दूरी 2 गज से ज्यादा है, वो और तो मैं खड़ा भी, ये लोग बाद में आए कि नहीं, बाद में आए। तो अगर हम मास्क भूल गए तो हमने हमने उस पॉइंट पे कहा, जब आप कहा कोविड और कोरोना को आपने माना, बहुत लोग नहीं समाजवादी पार्टी के लोग मानते हैं, सारे लोग ने, भाजपा के लोग नहीं मानते। हाँ, तो इस चीज को जब आप मानते तो उस पर हमने इस बात प्रश्न किया। हम कह रहे हैं कि बेचारे कोरोना में भाजपा के ही विधायक सांसद अपने ही सरकार से बेड मांगते रहे, उनको नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी की विधायक सांसद, तो अब आप बताओ भारतीय जनता पार्टी ने मदद आखिर किसके की? जब अपने विधायक सांसद को नहीं दिया तो फिर आम जनता को क्या देंगे? खैर, हम आज समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम जमीन पर गरीब मजदूर किसान दलित शोषित वंचित समाज के लिए काम करने वाले लोग। इतने विषय हैं, आप 1 और 24 घंटा पूछेंगे, मैं भी पूछूं ना, दलित से आप दलित बच्चों की 0 फीस पर एडमिशन क्यों बंद कर दिए? ठीक है, पूछना चाहता हूं, ये बताइए दिग्विजय सिंह जी, जब आप वहाँ पे आते हैं, जब आप संस्कृत विद्यालय पे आप गए तो वहाँ पे जब उसकी जीर्ण छीर्ण है दशा देखी तो उस पे आप आज क्या उस पे वहाँ पे देख के आए और क्या उस पे आपने विचार किया करने के लिए? जो देख के आए, संस्कृत विद्यालय की व्यवस्था ठीक नहीं है और हम अपने नेतृत्व को, और ये भी मैं सौभाग्यशाली हूँ, वहाँ के आचार्य जी ने कहा कि अगर सबसे पहले किसी ने सूद ली तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ली, और उसके बाद समाजवादी पार्टी जब 12 से 17 में सरकार में रही तो पूर्वांचल के कुछ विद्यालयों को भी उन्होंने एडिट करने का काम किया। मैंने उनसे जो बारीकियां हैं उनको समझा है। जैसे यहीं चकदहा में कॉलेज है, वहाँ पर टीचर नहीं है, अगर वो टीचर हो जाए तो वो भी विद्यालय संस्कृत का चलने लगे। बताया कि कमलापुर में विद्यालय है, वहाँ पर टीचर नहीं है, अगर टीचर हो जाए तो जो भी खामियां हैं मैं अपने जिले के सभी संस्कृत विद्यालयों की पता करूंगा, और 2022 में 10 मार्च के बाद जब समाजवादियों की सरकार बनेगी तो अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से मांग करूंगा कि जो हमारे देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति है, संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत हमारे देश का अभिमान है, उस अभिमान को संस्कृत विद्यालयों को पुनः पुनर्जीवित करने के लिए काम करेंगे और उनको फिर से आम जो बढ़िया विद्यालय दिखाई देते हैं वैसे विद्यालय बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े दिग्विजय सिंह जी और अपने इस नवयुवकों के साथ श्याम जी हैं और काफ़ी नाम ले पाना शकील जी हैं, काफ़ी लोग हैं, क्योंकि रिजवान अहमद जी वास्तव में और काफ़ी इस कार्यक्रम को और यहाँ ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को ला करके एक सराहनीय कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।